हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है बलि द सैक्रिफाइस। ये एक प्ले है गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा हुआ। इससे पहले हम इन्हीं के प्ले तेल दांदा को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इनके कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। तो इस प्ले में बेसिकली 4 ही कैरेक्टर्स हैं। किंग है किसी राज्य का, नेम मेंशन नहीं है किंगडम का। दूसरा है रानी, अमृतामती इनका नाम है। तीसरा कैरेक्टर है इनकी मदर, राजा की मदर। और चौथा कैरेक्टर है महावत, जो राजा के या रॉयल एलिफेंट्स के देखभाल करता है, उनकी राइड करवाता है। ये 4 कैरेक्टर हैं और इन्हीं के चारों के अराउंड पूरी स्टोरी लिखी गई है। स्टोरी का बैकग्राउंड जानना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की स्टोरी बैकग्राउंड के बिना समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो स्टोरी ऐसे है कि एक राजा है और इसकी पत्नी है अमृतामती। इन दोनों की शादी हो चुकी है। जो रानी है वो बाय रिलीजन जैन थी पहले, और जैन होने की वजह से राजा ने भी इनके साथ साथ में अपना रिलीजन हिंदू से चेंज करके जैन में कन्वर्ट कर लिया। अब जो रानी की सास है यानी कि राजमाता है, वो इस बात से काफ़ी नाखुश है कि राजा ने खुद का रिलीजन चेंज कर लिया, जबकि उनको ये चाहिए था कि वो रानी के रिलीजन को खुद के रिलीजन में कन्वर्ट कर दें, यानी कि रानी को हिंदू बना ले। ये सारी बातें चलती है और सास बहू वाली जो कॉन्फ्लिक्ट होती है वो भी यहाँ पर चलती रहती है। जो हमारा 4th कैरेक्टर है महावत, इस महावत से रानी का अफेयर होता है। तो ये सारी स्टोरी यहाँ पर चलती रहती है। तो स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है कि रानी अमृतामती और ये महावत दोनों लोग किसी खंडहर से मंदिर में बैठे हैं और लव मेकिंग कर रहे हैं। तो जो महावत है वो रानी को बार बार में इंसिस्ट करता है कि वो महावत को अपना चेहरा दिखाए, क्योंकि उसको ना तो रानी के बारे में पता है कि ये लेडी जो उसके साथ में बैठी है वो रानी है, और ना ही वो उसके रिलीजन के बारे में जानता है, मतलब कुछ भी नहीं जानता। तो रानी जो है वो बार बार में उसको मना करती है कि वो अपने बारे में कुछ नहीं बताएगी। इवन वो अपना फेस भी हाइड करती रहती है महावत से। तो इस कॉन्वर्सेशन के बीच में रानी जो है वो बार बार में इंसिस्ट करती है महावत से कि उसको घर जाने दे, क्योंकि ये मिडनाइट का टाइम है और जब उसको अपने घर से मिसिंग पाया जाएगा तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। अब ये बात महावत को नहीं पता कि ये रानी है और उनके मिसिंग होने से क्या इम्पैक्ट होगा उन दोनों की लाइफ्स में। लेकिन रानी को ये बात जैसे पता है तो वो इस बात को समझती है, अवेयर है। लेकिन वो वहाँ पर आई क्यों? जब वो इन सब बातों के बारे में अवेयर थी तो वो बताती है वहाँ पर रीज़न कि मेरे यहाँ आने का रीज़न ये था कि जो तुम्हारी वॉइस है वो बहुत मेलोडियस थी, और उसकी वजह से, उस वॉइस की वजह से, तुम्हारी सिंगिंग की वजह से मैं अट्रैक्ट हो गई तुम्हारी तरफ, और मुझे पता नहीं चला मैं कब तुम्हारे पास में आ गई। तो ये सारी बातें चलती है और दोनों जो है वो मंदिर के विंडो तक पहुंच जाते हैं बाहर की तरफ देखने के लिए। तो बाहर जो महावत है वो देखता है कि जो राजमाता है वो एक प्लेट लेकर खड़ी हैं। उस प्लेट में कोई 2 फुट बड़ी चीज़ है रखी है। कुछ प्रेयर के लिए चीज़ें भी रखी हैं, जैसे कि अगरबत्ती है, फूल है, ये सब चीज़ें। साथ में एक तलवार भी रखी है उन्होंने, और जो चीज़ है उसको सैफरन कलर के क्लॉथ से उन्होंने ढक रखा है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन महावत देखता है बाहर। जब वो झांक कर देखता है, वो उस लेडी को पहचान नहीं पाता कि ये लेडी जो है बाहर खड़ी हैं वो राजमाता ही है। तो वो रानी को कहता है कि बाहर कोई लेडी खड़ी है। तो रानी इस बात से बहुत डर जाती है। जब वो खुद बाहर झांक कर देखती है तो वहाँ पर उसको कोई भी नज़र नहीं आता। तो महावत उसको कहता है कि वो शायद बाहर की तरफ चली गई, जहाँ से एंट्रेंस है मंदिर की तरफ आने की, और शायद वो अंदर आने वाली हैं वो लेडी। अब बाहर का सीन ये है कि जो राजमाता है वो बाहर आई है और सीढ़ियों पर, मंदिर की सीढ़ियों पर राजा बैठे हैं, और अंदर बैठी क्वीन और महावत इस बात से अनअवेयर हैं कि बाहर राजा और राजमाता दोनों बैठे हैं।
महावत रानी से बार बार में कहता है कि तुम्हें और मुझे ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि अंदर कोई दो लोग हैं और अंदर पहले से ही बैठे हैं, ताकि वो बाहर खड़े लोग जो अंदर आने की कोशिश करेंगे वो अंदर ना आ पाए। तो वो जैसे ही प्रिटेंड करते हैं, बाहर से तेज़ नॉक करने की आवाज़ें आने लगती हैं और महावत उसको रोकने की कोशिश करता है और डांटने की भी कोशिश करता है कि कौन है, आप चले जाइए, अंदर हम लोग ऑलरेडी बैठे हैं। लेकिन जो नॉकिंग है वो कंटिन्यूसली आती रहती है आवाज़, और महावत उठता है गुस्से में और एक स्टिक लेकर जाता है जिससे कि वो नॉक करने वाले की पिटाई कर सके। जैसे ही वो गेट खोलता है और छड़ी ऊपर उठाता है मारने के लिए, तो वो बाहर देखता है कि बाहर राजा खुद खड़े हैं। तो वो देखकर डर जाता है और उनके पाँव में गिर जाता है। तो राजा महावत की तरफ बिना ध्यान दिए अंदर जाता है और अपनी रानी को आवाज़ लगाने लगता है, अमृतामती। अब जब अमृतामती सुनती नहीं है, क्योंकि वो जो मूर्ति का बैक वाला पार्ट होता है जहाँ पर ऊपर एक चबूतरा सा बना हुआ होता है, उसके पीछे जाकर छुपी होती है। जब सेकेंड टाइम राजा उसको आवाज़ लगाता है तब वो वहाँ से बाहर निकल कर आती है और कन्फ्रंट करती है राजा के सामने। जब महावत को ये बात पता चलती है कि जो लेडी उसके साथ में इतने टाइम से थी वो और कोई नहीं बल्कि उसके किंगडम की रानी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है इस बात को सुनकर और राजा से प्रे करने लगता है। राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकालता है और तलवार निकालकर उसको मारने की ही कोशिश कर रहा होता है कि रानी उसको बीच में ही रोक देती है, क्योंकि उन्होंने जैन धर्म को एक्सेप्ट किया हुआ है और जैन धर्म में वायलेंस करना, ब्लड शेड करना ये एग्रीबल नहीं है। तो इस वजह से राजा भी बीच में रुक जाता है और जो महावत है वो इस बात से, जो अभी तक डरा हुआ था, वो खुश होता है और राजा के सामने नाचने लगता है, गाने लगता है कि आप तो जैन हो, मैं तो भूल ही गया था, और आप कोई बूंद खून की एक बूंद भी थोड़ी ना बहाओगे। तो ये बात सुनकर वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है कि राजा उसको किल नहीं करेगा। यहाँ रानी अमृतामती उसको कंसिस्टेंटली राजा को बोलती है देखते ही कि चलिए हमारा घर चलने का टाइम हुआ है। लेकिन राजा बहुत एंग्री है रानी से कि उसको रात के इस टाइम में वहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। और फिर थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब राजा और रानी की शादी नहीं हुई थी और राजा रानी के किंगडम में गया था, अमृतामती के राज्य में मैरिज प्रपोजल लेकर। तो यहाँ पर राजा और रानी के बीच का कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर रानी राजा से क्वेश्चन करती है कि आपका रिलीजन जो है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हमारे जैन धर्म में नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट किया जाता है और किसी भी तरीके की वायलेंस को एग्री नहीं करते हम लोग, और आपके रिलीजन में जो गॉड और गॉडेस हैं वो खुद मांस खाते हैं, चिकन खाते हैं, गॉड खाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारी बातें बताती है और राजा उसको बदले में कहता है कि आपका धर्म भी कुछ कम अजीब नहीं है, क्योंकि आपके धर्म में लोग इतना भी मैनेज नहीं कर पाते कि वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कोई एक छोटा सा कपड़ा भी अफोर्ड कर सके। तो ये सारी बातें चल रही होती है तो रानी गुस्सा हो जाती है कि आप हमारे रिलीजन का मजाक बना रहे हो, और वो वहाँ से जाने के लिए ही तैयार होती है कि राजा उसको रोक लेता है कि मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, मैं इस बर्ड को जो ऊपर एक डाल पर बैठा है तो मैं उसको नीचे गिरा सकता हूँ। तो रानी उसको मना करती है कि हमारे रिलीजन में तो वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो राजा उससे कहता है कि मैं इसको मार नहीं रहा, सिर्फ नीचे गिराऊंगा। तो ये बात होती है और रानी एग्री करती है। राजा वो एक पत्थर उठाता है और उस बर्ड को मार देता है। जैसे ही उस पत्थर बर्ड को लगता है तो वो नीचे आकर गिर जाता है। बाद में देखने पर पता चलता है कि वो बर्ड जो है वो पूरा ब्लड शेड हो चुका है और उसकी डेथ हो चुकी है वहाँ पर। तो रानी अमृतामती को बहुत गुस्सा आता है और वो राजा से नाराज़ होती हैं कि आपने जब ये एग्री किया था कि आप इसको मारेंगे नहीं, सिर्फ नीचे ही गिराएंगे, अब इसके बच्चों का क्या होगा। तो किंग कहता है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, ये मर चुका है। तो ये सब चीज़ें, सब कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है और वापस से उसी मंदिर का सीन आ जाता है पुरानी बातें याद करके, और अमृतामती राजा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, यानी उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो राजा बहुत खुश होता है और पुरानी सब बातें भूलकर वो कहता है कि
जो राज्य है उसकी प्रजा भी बहुत ज़्यादा खुश होंगी, उनकी मदर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगी। और पुरानी बातें निकल कर आती हैं कि पहले भी रानी ने प्रेग्नेंट होने का क्लेम किया था और बाद में कुछ टाइम बाद में पता चला कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, एक्चुअल में वो फॉल्स ड्रामा कर रही थी या झूठ बोल रही थी। तो ये सब बातें पुरानी निकल के आती हैं। फिर बाद में सीन दिखाया जाता है कि राजा जो है वो बाहर की तरफ भागता है और अपनी मदर को बताता है कि उनकी जो डॉटर इन लॉ है वो प्रेग्नेंट है और 4 महीने से वो प्रेग्नेंट है। तो रानी या राजमाता जो है वो उसको कहती हैं कि तुम पहले अश्योर कर लो इस बात को कि वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है या नहीं है, क्योंकि पहले भी उसने ये फॉल्स क्लेम किया था और जिसकी वजह से हमें मॉकरी का सामना करना पड़ा था, पब्लिक ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था। तो ये सब बातें पहले अश्योर हो जानी चाहिए ताकि ऐसा रिपीटेशन ना हो। तो राजा अपनी रानी की साइड लेता और वो कहता है कि वो उस टाइम में यंग एज में थी और उससे गलती हो गई, तो अब उस गलती को अवॉइड कर देना चाहिए। बाद में अमृतामती कहती है, रानी वहाँ से चली जाती है, राजमाता अमृतामती अपने हस्बैंड से कहती है राजा से कि मैं ये चाहूँगी कि जो हमारा आने वाला बेबी है उसके लिए कोई भी ब्लड शेड ना हो, क्योंकि आपकी मदर जिन्होंने पैलेस के बाहर एक कॉटेज बना रखा है जिसमें वो जानवरों को रखती है और जो सेक्रीफाइस के एनिमल्स हैं उनको रखती है, और मैं उनको देख तो नहीं पाती लेकिन जो मिडनाइट में उनकी आवाज़ें आती है सेक्रीफाइस के लिए और जब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं तो मैं बहुत दिनों तक सो नहीं पाती हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे बॉदर करती हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि ये साउंड अब आगे से सुनाई ना दे, क्योंकि हम दोनों जैन धर्म से बिलोंग करते हैं और हमारा होने वाला बेबी भी जैन धर्म का ही होगा। तो ये सब बातें अब नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में। अब राजा अपनी मदर के पास जाता है और ये सब बातें, सिमिलर बातें जो पहले हो चुकी है वो कहता है। अब पुराना सीन वापस से दिखाया जाता है कि जब रानी अमृतामती अपने पैलेस से बाहर निकलने वाली होती है महावत के पास जाने के लिए, तो राजा उसको जब वो बेड से उठती है तब भी देखता है, जब वो विंडो के पास म्यूज़िक सुन रही होती है महावत का तब भी देखता है, फिर जब वो बाहर निकल रही होती है उस ठंडी रात में जब उसने कोई शॉल नहीं ओढ़ रखा तब भी उसको फॉलो करता है और मंदिर की सीढ़ियों तक उसको फॉलो करता है। तो ये सारी बातें राजा रानी को बताता है कि मैंने जब भी तुमको फॉलो किया और जब तुम मंदिर के अंदर चली गई तो मुझे बहुत सफोकेशन होने लगी कि ऐसा क्या हुआ कि तुमको ये स्टेप लेना पड़ा कि मेरे पास से तुमको महावत के पास आना पड़ा। तो फिर मैं वापस से गया और जो पैलेस का गार्डन है वहाँ पर जाकर बैठ गया। उस चिलिंग नाइट में जब मेरी मदर आई यानी कि राजमाता आई और वो प्रेयर करके लौट रही थी अपने गॉडेस की, तब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैं वहाँ पर क्यों बैठा हूँ। तो मैंने उनको एक्चुअल बात नहीं बताई और पहले मैंने उनको ये बताया कि मैंने कोई बैड ड्रीम देखा जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बैठा हूँ और काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन मुझे फ़ील हो रही है। बैड ड्रीम में मैंने ये देखा कि हमारे जो हंस हैं लेक के अंदर वो फ्रोज़न हो रहे हैं या फिर मड के अंदर वो चिपक चुके हैं उनके विंग्स और वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं बाहर निकलने के लिए। तो मैं यहाँ पर आ गया। अब वो एक्चुअल बात यहाँ पर अपनी मदर को नहीं बता पा रहे हैं। जब लास्ट में उनकी मदर कहती है कि मैं 100 फाउल की बलि दूंगी तुम्हारे ये बैड ड्रीम के लिए, बैड ओमेन के लिए जो तुम्हें आया है, तो राजा उसको मना करता है और एक्चुअल बात सामने रिवील करता है कि मैंने रानी को महावत के साथ में देखा। अब राजमाता जो है वो बहुत गुस्सा होती है ये बात सुनकर कि रानी जो है वो उनका अफेयर किसी महावत के साथ में चल रहा है। तो वो राजा को ये सजेस्ट करती है कि उनको मरवा दे और यहाँ से बाहर निकाल ले, दूसरी शादी कर ले और अपनी जो पोस्टरिटी है उसको आगे बढ़ाए। लेकिन राजा जो है वो कन्विंस नहीं होता इस बात के लिए कि वो अपनी रानी को नहीं छोड़ना चाहता। तो वो अपनी मदर को भी कन्विंस करता है कि ये सब चीज़ें फिनिश हो जाएंगी बाय द टाइम और मैं इसको ओके कर दूँगा। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि तुम्हें एटलीस्ट सेक्रीफाइस तो करना चाहिए ताकि ये जो सिन हुआ है, पाप हुआ है, इसको ठीक किया जा सके या तुम्हारे सर से हटाया जा सके। तो यहाँ पर वो एग्री करती है। तो
राजा फिर उसको अपनी मदर को मना करता है कि मैं जैन धर्म से बिलोंग करने लगा हूँ अब, तो जैन धर्म में तो किसी तरीके का सेक्रीफाइस होता ही नहीं है, तो ये सब चीज़ें एग्रीबल नहीं हो पाएंगी। अब रानी जो है वो इधर वापस से प्रेजेंट का सीन आ जाता है, वो भी यही बात कहती है और राजा अपनी मदर से जाकर कहता है कि रानी के ये ओपिनियंस हैं। तो राजमाता गुस्सा होती है कि तुम मुझे मेरे रिलीजन को एक्सेप्ट करने से, मेरे गॉडेस की पूजा करने से थोड़ी रोक सकते हो। तो राजा कहता है कि नहीं, हम नहीं रोक सकते। वो रानी को भी कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उनकी मदर जो कर रही हैं वो उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रानी नहीं मानती और जो राजमाता है वो इस बात के लिए राजा को मना लेती है कि राजा उसके लिए उस मंदिर के पास में, जो राजमाता की गॉडेस का मंदिर है, वहाँ पर उसके पास में एक कॉटेज बना के देंगे और वहाँ बलि वाले जानवरों को भी रखा जाएगा, उनके लिए भी शेल्टर बनेगा और उनसे राजमाता का कोई लेना देना नहीं होगा। वो वहाँ पे कुछ भी करे, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं होगा। तो इस बात के लिए वो एग्री हो जाते हैं और राजा अपनी देख रेख में ये सब चीज़ें करेगा, इस बात के लिए भी एग्री हो जाते हैं। लास्ट में होता ये है कि राजा अपनी रानी को कन्विंस करता है कि मैं कोई वॉयलेंस नहीं करूँगा, लेकिन मैं जो कहता हूँ तुम अपनी मदर के लिए या तुम्हारी मदर इन लॉ के लिए तुम ये एटलीस्ट ये चीज़ तो कर सकती हो जो मैं तुमसे कहूँ। तो रानी यहाँ पर समझ नहीं पाती कि राजा क्या कहना चाह रहे हैं। तो लास्ट में राजा जो है वो जो एक ट्रे लाई थी राजमाता, उसके ऊपर से क्लॉथ को हटाता है और वहाँ पर एक कॉक ऑफ डो बनाया जाता है, यानी कि आटे को गूंद कर उसका एक कॉक बनाया जाता है, मुर्गे की शेप में उसको बनाया जाता है। और राजा रानी से इंसिस्ट करता है कि तुम मेरे हाथ को पकड़ लेना सिर्फ, और मैं अपनी तलवार से इसको काट दूंगा। ये जो आटे का डो बना हुआ है इसको ही कट करना है, कोई रियल वायलेंस नहीं करनी, और तुम मेरे हाथ को पकड़ लेना, जिससे ये हमारा सेक्रीफाइस जो है ये भी हो जाएगा, हमें कोई ब्लड शेड भी नहीं करना पड़ेगा और जो हमारी रिचुअल है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो राजा ये कहकर रानी को किसी तरह से कन्विंस कर लेता है। रानी पहले तो डिसएग्री करती है इस बात से, लेकिन बाद में एग्री करने लग जाती है। अब राजा वो तलवार उठाता है और रानी उस पर हाथ लगा देती है और दोनों मिलकर उस कॉक ऑफ डो को मार देते हैं, यानी कि उसके बीच में तलवार घोंप देते हैं। अब जब राजा उस तलवार को रख के वहाँ पर कोई चीज़ लेने के लिए बाहर की तरफ जा रहा होता है, तो रानी बार बार में जो कॉक ऑफ डो है उसको उठाकर उसको अवेक करने की कोशिश करती है। उसके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि ये रियल में कोई जानवर था जिसका हमने सेक्रीफाइस किया है, और उसको उठाने की कोशिश करती है कि पुअर बर्ड तुम उठो, तुम ये दाना खाओ जो उस प्लेट में रखा होता है। तो ये कोशिश करती है। अब राजा जब उसके पास आने की कोशिश करता है तो वो तलवार उठाती है और अपने पेट में उस तलवार को घोंप लेती है, जिससे उसकी लास्ट में डेथ हो जाती है। और यहाँ पर आकर हमारा प्ले भी फिनिश हो जाता है। जो मेन थीम्स है इसकी वो इस तरह से हैं कि सिन और सेक्रीफाइस इसकी पहली थीम है कि ह्यूमन बीइंग खुद सिंस करते हैं और फिर बाद में जानवरों की सेक्रीफाइस करके वो ये समझते हैं कि उनके सिंस जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। जेंडर इनइक्वालिटी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी कि अगर कोई चीज़ राजा करे तो वो ठीक है, और अगर रानी करे तो वो चीज़ गलत है। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर कि जैन धर्म में और हिंदू धर्म में इंडिफरेंसेस की वजह से क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं इस प्ले में। और लास्ट में कास्टिज़म देखने को मिलेगा कि महावत जो है उसको इन्फीरियर माना जा रहा है यहाँ पर, और राजा और रानी उस टाइम में जब ड्वेलिंग टाइम में ये पीरियड था तो यहाँ पर ये समझा जाता था कि वो लोअर कास्ट के हैं, और ये जो फीलिंग है कास्टिज़म वाली वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो इसी के साथ में ये पूरा प्ले फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।